देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम पैनलिस्ट का, अपने साथ जुड़ने वाले तमाम दर्शकों का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले मेरे साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो लोकतांत्रिक आधार पर चलता है। लोकतांत्रिक आधार पर आप यानी हमारे दर्शक तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और उन्हीं के सुझाव के आधार पर हम अपना बहस का विषय का चयन करते हैं। यही नहीं, अपने घरों से दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़कर देश के बहस की दशा और दिशा दोनों को आगे बढ़ाते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ 4 साथी जुड़ेंगे। करण गाजियाबाद से जुड़ेंगे, शिवांगी शेखावत से जुड़ेंगी, शिवांगी शेखावत दिल्ली से जुड़ेंगे, माफ कीजिएगा, अनूप मिश्रा प्रयागराज से जुड़ेंगे और रविंद्र यादव लखनऊ से जुड़ेंगे। ये चारों हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आपने किस विषय का चयन किया है। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। जेएनयू में टेररिज्म यानी आतंकवाद शब्द को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके पाठ्यक्रम पर विवाद हो गया है। विवाद इसलिए हो गया है क्योंकि उसमें धार्मिक आतंकवाद की बात कही गई है और ये कहा गया है कि कट्टरपंथी धार्मिक आतंकवाद से मुकाबला कैसे किया जाए, इस पर कई सारी चीजों की व्याख्या की गई है। व्याख्या ये भी की गई है और मैं उसका शब्द बता दूं, कुरान की विकृत व्याख्या के परिणाम स्वरूप जिहादी पंथवादी हिंसा का प्रचार हुआ है। क्या इस्लामिक टेररिज्म एक हकीकत नहीं है? क्या जिहादी सोच आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देती है? इसी जिहाद के नाम पर जाने कितने युद्ध दुनिया के अंदर लड़े जा रहे हैं, लेकिन जेएनयू में इसको पढ़ाने को लेकर विरोध क्यों? इसी पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये है पाठ्यक्रम, कब से इसे लागू होना है, 2 तारीख को इस पर अप्रूवल होना है, कौन कौन इसका विरोध कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं अभी तक का अपडेट। दुनिया दशकों से आतंकवाद के दंश को झेल रही है। ऐसे में देश के विख्यात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आतंकवाद से निपटने के लिए काउंटर टेररिज्म कोर्स शुरू किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। जी हां, लेफ्ट नेता बिनोय बिस्वास ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चिट्ठी लिख आपत्ति जताई और इसे सांप्रदायिक और राजनीतिक मंशा से जोड़ डाला। When the university introduces a new program, there is no consultation, even without the academic council. This is distorting history. This is trying to impose the Hindutva model of history. इस नए कोर्स में कहा गया है कि जिहादी आतंकवाद ही दुनिया भर में एकमात्र कट्टरपंथी धार्मिक आतंकवाद है। इस कोर्स को इंजीनियरिंग के छात्रों को वैकल्पिक तौर पर पढ़ने के लिए रखा गया है, जिसमें छात्र आतंकवाद के खतरे और उससे निपटने के विषय को समझ सकेंगे। इसके अलावा पाठ्यक्रम में कम्युनिस्ट विचारधारा को जिहादी आतंकवाद को शरण और बढ़ावा देने वाला बताते हुए रूस और चीन का जिक्र किया गया है। जो ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स पर है। आतंकवाद हमारे देश के लिए, पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनके उभरा है। बीजेपी ने काउंटर टेररिज्म के पाठ्यक्रम का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। असल में ये चाहते हैं कि बीमारियां ठीक हों, ये चाहते हैं बीमारी बनी रहे और ताकि इनकी राजनीति चलती रहे। दरअसल दुनिया को मुंबई बम धमाके हों या संसद के हमले या फिर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर समेत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुए बड़े आतंकी हमले, लेकिन सभी आतंकी हमलों में कट्टरपंथियों के कनेक्शन सामने आए। जेएनयू के वाइस चांसलर ने साफ कहा है कि इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में विशेषज्ञता के साथ एमएस करने वाले छात्रों को काउंटर टेररिज्म से जुड़े कोर्स की पेशकश की जाएगी ताकि छात्र भावी चुनौतियों को समझ सकें। मॉनसून सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 20 सितंबर से शुरू होंगी। देश की बहस में चर्चा है कि दुनिया आतंकवाद की चपेट में है, तो भावी पीढ़ी को काउंटर टेररिज्म पर शिक्षा देने पर इतना बवाल क्यों मचा है? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है कि आतंकवाद से निपटने के लिए जेएनयू में बने कोर्स का विरोध सही है? आप शो के दौरान हाँ या ना में इस पर अपनी राय दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम देश की बहस के दर्शकों की राय बताएंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे मैं अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जुड़ गए हैं, मेरे अभिन्न मित्र, खुद जेएनयू से पढ़े हैं, जेएनयू से आते हैं। मेरे साथ गुरु प्रकाश जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय
प्रवक्ता, खुद एक प्रोफेसर है, खुद पढ़ाते हैं, इसलिए उनका बहस में जुड़ना भी बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे साथ डॉक्टर अंशु जोशी हैं, प्रोफेसर है जेएनयू की, सेंटर फॉर कैनेडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिका स्टडी के अंदर पढ़ाती हैं अंशु जोशी जी। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी जुड़े हुए हैं, जो कि न केवल खुद एक प्रोफेसर हैं बल्कि जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ मोहम्मद आमिर मिंटोई हैं, जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं एमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के, साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आशुतोष आपसे शुरुआत करूंगा। आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, ये तो दुनिया के लिए एक यथार्थ है, हकीकत है। इस शब्द से भागना क्यों? और क्या कुरान की विकृत व्याख्या के आधार पर दुनिया भर में जिहाद नहीं चल रही? नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि आतंकवाद इस वक्त एक बहुत बड़ी समस्या दुनिया के नक्शे पर है, और उसको कैसे काउंटर किया जाए इसके बारे में नैरेटिव भी होना चाहिए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस्लाम के नाम पर इस वक्त आतंकवाद दुनिया में, चाहे अलकायदा हो, चाहे तालिबान हो, या चाहे चाइना में उगेर हो, या फिर चेचेनिया रूस में हो, वो एक आतंकवाद है और बड़े पैमाने पर है। बल्कि इस्लामिक स्टेट भी है जो अपने आप में बड़ा एक आतंकवाद है। निश्चित तौर पर कैसे इनसे निपटना है, किस तरीके से निपटना है, इसके बारे में एक चेतना का विकास किया जाना चाहिए और इसको पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक फर्क है कि आतंकवाद सिर्फ एक ही धर्म के नाम पर क्यों है। आतंकवाद को जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपके पड़ोस श्रीलंका में जो आतंकवाद था वो किस धर्म के नाम पे था, जो एलटीटी किस धर्म को मानने वाले थे और किस तरीके से उन्होंने आतंकवाद किया, सारे ह्यूमन राइट वायलेशन किया, या जो बर्मा के अंदर है, या फिर खुद श्रीलंका के अंदर जो सिंगली के नाम पर होता है, या अमेरिका में अगर आप जाएंगे कू क्लक्स क्लान किस आतंकवाद का नाम है। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएंगे तो आपको जर्मनी में लेके जाना पड़ेगा, जहां बताया जाएगा कि किस तरीके से धर्म विशेष को टारगेट करके वहां पर कंसंट्रेशन न केवल कैंप बनाया जाए, खत्म हो चुका है आशुतोष। जिन चीजों की अब आप नैरेटिव दे रहे हैं वो ऑलमोस्ट खत्म है। अब तो दुनिया ने एक ही चेहरा देखा है 9/11 के बाद, और अमेरिका तक पहुंच गया। मैं आपकी इन बातों को 10 साल पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से मानता, लेकिन आज सबसे बड़ा आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद है, जो एक हकीकत है। बाकी छोटे मोटे स्प्लिंटर ग्रुप हो सकते हैं। मुझे लगता है कि दरअसल क्या है ना कि जो लोग पढ़ाने वाले हैं उनको ये बात भी समझानी चाहिए कि दुनिया में धर्म कोई आतंकवाद पैदा नहीं करता, बल्कि धर्म के नाम पर आतंकवाद पैदा किया जाता है। और जो लोग पैदा कर रहे हैं उसका इतिहास अगर आप नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट करेंगे उसके बहाने। अभी क्या है, अब तालिबान को अभी आप कल आतंकवादी मानते थे, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जहां भारत खुद उसकी सदारत कर रहा था, उसने कह दिया कि तालिबान आतंकवादी नहीं है। तो क्या हम मान लें कि तालिबान आतंकवादी नहीं है? क्या भारत सरकार ये कहीं नहीं माना यूनाइटेड नेशन ने कि तालिबान आतंकवादी नहीं है? कह दें कि तालिबान आतंकवादी नहीं है, ये कहीं नहीं माना यूनाइटेड नेशंस ने। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये कौन तय करेगा फिर? क्या भारत सरकार, भारत का एक बहुत, आप खुद इस बात को मानते हैं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन, आप मानते हैं इस बात को, और संगीत रागी जो आपके पैनल में बैठे हैं वो भी मानते हैं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। कल तक भारत सरकार का भी यही कहना था, लेकिन आज भारत सरकार की राय बदल गई तालिबान के बारे में। अब वो उनको आतंकवादी संगठन नहीं मानते, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये जो एक धर्म विशेष को टारगेट करने की बात की, आतंकवाद के खिलाफ पढ़ाई तब आप करेंगे जब आपको जर्मनी से लेके, मुसोलिनी से लेके, तमिल आतंकवाद से लेके, और जो सिंघला आतंकवाद है, जो बुद्धिस्ट आतंकवाद है, और जो इस्लामी आतंकवाद है, और जो हमारे इस देश के अंदर बुद्धिज्म में कहां आतंकवाद था, ये बता दीजिए मुझे। बुद्धिज्म में कहां आतंकवाद था, ये बताइए ना जी। बुद्धिज्म में कहां आतंकवाद था? आप जाके, अगर आपको नहीं जानकारी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बर्मा के अंदर आप देख लीजिए वहां किस तरीके का आतंकवाद, या सिंघला किस तरीके का आतंकवाद वहां पे है। वो तो पूरी टाइम मैगजीन की पूरी कवर स्टोरी उस शख्स के ऊपर बनी हुई है। गुरु प्रकाश जी के पास आता हूं। गुरु प्रकाश जी, क्या एक तरफा इतिहास दिखाया जा रहा है या एक तरफा आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है? नहीं, देखिए, ये वैचारिक दोहरापन जो है, ये इसकी आलोचना करता हूं मैं। अब जेएनयू एक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी की अपनी ऑटोनॉमी होती है, अपनी स्वायत्तता होती है। उसकी एकेडमिक काउंसिल में डिस्कशन और डायलॉग के बाद यदि किसी ऑप्शनल कोर्स को पारित किया गया है तो उसकी आलोचना मेरे समझ से परे है। अभी आशुतोष जी की बातों को हम सुन रहे थे, भारत सरकार ने तो ऐसा नहीं किया है। देखिए, भारत सरकार की अफगानिस्तान के संदर्भ में भी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता ये है कि वहां अपने जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस कैसे लेकर के आना है। बहुत लोग को हम वापस लेके आ गए हैं, और भी लोगों को वापस लेके आना है। अब स्थिति ऐसी है कि वहां तालिबान अभी शासन में है, तालिबान व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है, तो उनसे तो बातचीत करनी पड़ेगी। और उसको आप इस प्रकार से बोल रहे हैं कि हमने उसको लेजिटिमाइज कर दिया, ये ठीक नहीं है। हमें इस प्रकार से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत पुराना कथन है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट।
और भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है, तो इन दो चीजों को जोड़ करके देखना मैं गलत मानता हूं। और रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक कट्टरपंथ, ये आज की तो बात है नहीं। हम और हमारा संगठन पिछले कई दशकों से इसकी बात कर रहा है। और आशुतोष जी कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म, अरे भाई, बौद्ध धर्म की स्थापना पीस, नॉन वायलेंस और कोऑपरेशन पे हुई थी। और इस्लामिक कट्टरपंथ का ही ये स्वभाव था कि अफगानिस्तान में बामियान में बुद्धा के स्टैचू को तोड़ करके गिरा दिया गया था। ये बौद्ध आतंकवाद था। किस प्रकार की बातें करते हैं आप? ये वैचारिक दोहरापन ठीक नहीं है। अब समय आ गया है। अंग्रेजी में कहते हैं यू शुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आप स्पेड को स्पेड बोलिए ना। इस्लामिक फंडामेंटल टेररिज्म, रेडिकल इस्लामिक थॉट एक समस्या है, एक वैश्विक समस्या है। अब पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आप कब तक इससे भागेगा? पॉलिटिकली करेक्ट होने का जमाना अब नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि वो चाहे 9/11 हो, मुंबई हो, भारत तो विक्टिम रहा है। भारत कई वर्षों तक इसका एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है। उसके बावजूद भी आप लोग अपने आंखों के सामने ये पूर्वाग्रह का चश्मा पहन लेते हैं। ये प्रेजुडिस, ये पूर्वाग्रह, ये ठीक नहीं है। अब आप ठीक है, आशुतोष हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आशुतोष के बाद मैं बाद में जाऊंगा। सीधे चलता हूं क्योंकि उनका फोन कटा हुआ है। आशुतोष, आपका फोन कटा हुआ है। सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, दीपक, मैं आपकी बात को सुन सकता हूं। मैं एक एक कमेंट सबका ले लूं, फिर मैं आपके साथ आऊंगा। बहुत समय है आपके डिस्कशन में और मैं आपको पूरा समय दूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए, 9/11 करने वाले क्या इस्लामी जिहादी नहीं थे? 26/11 करने वाले क्या इस्लामिक जिहादी नहीं थे? 7/7 करने वाले क्या इस्लामिक जिहादी नहीं थे? जिन लोगों ने फ्रांस के अंदर कत्लेआम किया, क्या वो इस्लामिक जिहादी नहीं थे? जिन लोगों ने ब्रसेल्स में विस्फोट कराया, क्या वो इस्लामिक जिहादी नहीं थे? कब तक बचेंगे इस्लामिक आतंकवाद के शब्द से? और कब तक पार्टी आपकी आतंकी सोच, जिहादी सोच वाली मानसिकता को कवर फायर देती रहेगी? आप सुनिए जी, देखिए, कोई जिहादियों के साथ नहीं है, ना कोई इस्लामिक टेररिस्ट के साथ है। द बिगेस्ट टेररिस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट अमेरिका है। चीन जो उइगर मुसलमानों को तोप से उड़ा देता है, वो क्या है? वो विश्व शांति है? 25 साल ये चीन जो उइगर मुसलमानों को, अपने नागरिकों को तोप से उड़ा देता है, क्या वो विश्व शांति है? क्या वो विश्व शांति है? मुझे बताइए ना, जवाब दीजिए इसका। मेरा नैरेटिव मत बनाइए प्लीज आप। ना, आपका नैरेटिव नहीं बना रहा हूं, काउंटर सवाल पूछ रहा हूं आपसे, काउंटर सवाल पूछ रहा हूं। मुझे बताइए, क्या चीन अपने लोगों को जो तोप से उड़ा देता है? सकते हैं कि सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं। आप जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते हैं मुझसे कि इस्लाम, मैं कह नहीं रहा हूं सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं, पर हर आतंकवादी का धर्म इस्लाम क्यों है? मैं ये नहीं कह रहा हूं हर मुसलमान टेररिस्ट है, पर हर आतंकवादी का धर्म इस्लाम क्यों है? बड़े आतंकवादियों का धर्म इस्लाम क्यों है? बताइए। आप सुनिए पहले 30 सेकंड मुझे। मैं मानता नहीं आपकी बात को। आपकी बातें वन साइडेड हैं। आप सुन के राजी नहीं है दूसरों के व्यूज। नहीं, मैंने तो आपसे काउंटर सवाल पूछा। चीन जो अपने नागरिकों को तोप से उड़ा देता है, उइगर मुसलमानों को सुअर खिलाता है, क्या वो शांति का संदेश है? बताइए ना। पहले अमेरिका पे आइए आप। नहीं, मैं तो चीन की बात कर रहा हूँ ना। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, मैं चीन की बात कर रहा हूँ। चाइना को छोड़ के जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए पहले। कहना आप में करेज क्यों नहीं है कि मुझे अनइंटरप्टेड 30 सेकंड आप दें? आप बोलिए, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। चाइना जो करता है उस पर आपकी क्या सोच है, बता दीजिए। खत्म करने वाला मुल्क था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब फिर आप भाई, आप जरा चुप रहेंगे तब मैं बोलूंगा। सेलेक्टिव बात मत कीजिए ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। तो आप मुझे 30 सेकंड दीजिए पहले। हाँ, लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बड़ा टेररिस्ट। चाइना पर भी जवाब दीजिए। भाई, मैं आपसे अग्री नहीं करता। आप गलत कर रहे हैं। आप इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। आप इस्लाम को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं, गलत है। ऐसा नहीं है कुछ भी। हर आतंकवादी का धर्म इस्लाम क्यों है? हर बड़े आतंकवादी का धर्म इस्लाम क्यों है? बता दीजिए। आप अफगानिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप सुनिए पहले, तालिबान किसने क्रिएट किया? तालिबान अमेरिका ने क्रिएट किया था कि नहीं? किसके खिलाफ क्रिएट किया था? अफगानियों की एक लेफ्ट बैक गवर्नमेंट थी, उसको खुद गिराया, डॉक्टर नजीबुल्लाह को लटका दिया गया। किसने किया? अमेरिका ने किया। अगर आप देश के देश तबाह कर देंगे तो वहां के लोग टेररिस्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे? तेल की राजनीति करी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। और जब लास्ट में एक ऐसा संगठन आया जो इनके खिलाफ हो गया, अलकायदा, तब इनको अफगानिस्तान में खुद उतरना पड़ा। लेकिन इस्लामिक टेररिज्म का क्रिएशन खुद इस्लाम और वहां के मुसलमान नहीं है। इस्लामिक टेररिज्म इज अ क्रिएशन ऑफ द इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस ऑफ द वेस्ट। संगीत रागी जी क्या कहेंगे? भाई, ये तो भोले वाले हैं। ये जो AK-47 लेके घूमते हैं तो भोले वाले हैं। ये तो भोले वाले हैं, मासूम बच्चे हैं, चॉकलेट खाते हैं, कैडबरीज खाते हैं। उधर आजकल वो काबुल के अंदर वो बच्चों की कार भी चला रहे हैं, बच्चों की कार भी चला रहे हैं। वो तो बड़े मासूम है। सऊदी वो तो बड़े मासूम है। जो कुछ किया अमेरिका ने किया, चाइना भी कुछ नहीं करता।
नहीं, सुन ली मैंने आपकी बात, होता है। अनइंटरप्टेड सुन ली। आप सबसे पहले अनक्रिटिकल शब्दों में अमेरिका जी। के रोल को क्रिटिसाइज करिए। सर मैं सबके रोल को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, दीपक जी, इंक्लूडिंग पहली चीज चाइना, है, जो ये आपको पसंद नहीं आ रहा है। कुरान को और संगीत रागी इस्लाम जी, को एक बड़ा बुरा नाम ना दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है वो दीपक गलत जी, है, अगर कुछ गलत है दीपक तो जी, आप मैं अपनी criticize बात कर रख सकते हैं। सकता हूं। लेकिन दीपक जी, जबरदस्ती एक धर्म विशेष को खड़ा करके दीपक और जी, इस्लामोफोबिया करना, ये कोई सही बात नहीं दीपक है। जी, ठीक है। अरे सर आपकी बात सुन ली, लोगों को बोलिए सुनेंगे बोलिए आप। संगीत जी। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र आशुतोष की बात का इस बात का खंडन करता हूं कि धर्म आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता है। यदि धर्म आतंकवाद की शिक्षा नहीं दिया होता तो 58 एक धर्म विशेष के 58 कंट्री डोमिनेटेड हैं और उनमें से एक भी अपवाद देश नहीं है जहां पर इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फल फूल नहीं रहा हो। देखिए, आप दो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, समाज के बीच में जातीय विभेद हो, समाज के बीच में रेसीय विभेद हो, उनमें संघर्ष को एक ग्लोबल जिहाद और एक ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म से तुलना नहीं करेंगे। ये आशुतोष भी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं उनकी मजबूरी क्या है कि प्रगतिशील होने के लिए आप पॉलिटिकली राइट रहें, जैसा कि दीपक जी ने कहा है। देखिए, एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। दुनिया में हर एक अकेला ऐसा धर्म है, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि एक इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके लिए बाकी धर्म दुश्मन है। और आप एक इस्लामिक इम्पेरियलिज्म, ये रिलीजन नहीं है, यह एक ग्लोबल इम्पेरियलिज्म की बात है। जब ग्लोबल जिहाद की बात होती है, जब पैन इस्लामिज्म की बात होती है, हम इसे मुंह नहीं मोड़ना चाहते हैं, यह एक सच्चाई है। और कहीं ना कहीं यदि अपवाद स्वरूप ये नहीं है और ये पूरे ग्लोबल लेवल पर है, तो मानिए कि कहीं ना कहीं उसका स्रोत, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट, कहीं ना कहीं उसका किताब उसका स्रोत है जो हर जगह पढ़ाया जाता है। एक बात और कहना चाहता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने चर्चा किया कि भाई आप अपने यहाँ इस्लामिक टेररिज्म क्यों पढ़ा रहे हैं, और मेरा जवाब बहुत साफ था, इस्लामिक टेररिज्म इज ए ग्लोबल रियलिटी। आप किसी भी एक सांप्रदायिक झगड़े से और सांप्रदायिक तनाव से उसकी तुलना आप करके बहुत भारी गलती कर रहे हैं। ऐसी गलती मत कीजिए आशुतोष। वो चीजें अलग थी, ये चीजें अलग थी। आप यदि तुलना करेंगे क्रिश्चियनिटी के क्रूसेड से, तब मैं बात मान लेता, लेकिन क्रिश्चियनिटी का क्रूसेड अब लिबरल हो गया है। भी बोल दीजिए। दूसरी तरफ इस्लामिक आतंकवाद जो मध्ययुगीन आतंकवाद था, हम हिंदू उससे अलग नहीं था। जो उस समय अंतर इतना था कि उस समय तलवार के बल पर सीरिया, जॉर्डन, मोरक्को, सदर्न स्पेन तक इस्लाम गया, और आज जो है वो उसके हाथ में बंदूक है, आज उसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर है। इससे ज्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है। आइडियोलॉजी जो मध्ययुगीन समाज में काम कर रही थी 636 से लेकर के जो जितने खलीफा हुए और उसके बाद के साम्राज्य के अंदर हुआ, वो जो आइडियोलॉजी, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, वही गाइडिंग प्रिंसिपल आज के तालिबान के लिए कर रहा है। और आप देखेंगे कि हर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो सिर्फ काफिरों को नहीं मार रहा है, वो कह रहा है कि मैं जो व्याख्या कर रहा हूं इस्लाम की वही सही व्याख्या है। नतीजा यह है कि इस्लामिक टेररिज्म में 85% हत्याएं जो हुई, ये इंटरनेशनल डेटा है, 85% हत्याएं और उनसे हानि जो है वो मुस्लिमों को ही हुई, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं यही इस्लाम की व्याख्या है। बहावी भी तो यही कहते थे, देवबंद का भी यही है। क्या कारण है कि देवबंद के मदरसे अफगानिस्तान के बॉर्डर के इस पार भी हैं, इस पार भी हैं, इजिप्ट के अंदर यदि आता है तो वही लोग हैं। आशुतोष से जवाब लेते हैं, फिर मैं आमिर मिंटोई के बाद भी जाऊंगा। मोरक्को है, अल्जीरिया है, वही आइडियोलॉजी है। तो इसको आप इसे बाकी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से तुलना मत कीजिए। ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनेशनल टेररिज्म
जो इस्लामिक टेररिज्म है आशुतोष, उसकी तुलना तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना। जिन जिन व्याख्याओं का आपने जिक्र किया, चाहे म्यांमार के संबंध में हो, चाहे वो बौद्धिक टेररिज्म के संबंध में हो, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हो कि गौतम बुद्ध के नाम पर लोग AK-47 लेकर निकलते हैं और बोलते हो चलिए हमको बौद्धिक जिहाद करनी है, बौद्धों वाली जिहाद करनी है। ये तो कहीं नहीं देखा आपने दुनिया में। जब भी 20वीं शताब्दी का इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे बड़े आतंकवादियों की लिस्ट में नाथूराम गोडसे का नाम आएगा। उनका धर्म क्या था, मैं संगीत रागी को बताना नहीं चाहता। क्रिमिनल थे वो क्रिमिनल थे, वो आतंकवाद नहीं था। आपकी राय है, वो क्रिमिनल थे, आप उनको टेररिस्ट कह सकते हैं। आपकी राय है, बिल्कुल गलत, आपकी राय में बिल्कुल गलत आशुतोष, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। संगीत जी बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए उनको। संगीत रागी को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, वो मेरे मित्र हैं, मुझे अपनी बात कहनी है। बिल्कुल आप गलत नैरेटिव कर रहे हैं। नहीं, संगीत रागी की आप मुझे बोलिए, गलत बात है, ये गलत बात है भाई। अच्छा, नाथूराम गोडसे के कितने चेलों ने AK-47 लेकर 1948 से लेकर 2020 तक लोगों को मारा, बताइए ना। नहीं था। दीपक मुझे लगता है बताइए ना, नाथूराम गोडसे के चेलों ने कितने देशों पर कब्जा किया, कितने देशों में AK-47 रॉकेट लॉन्चर लेकर घूमे, और कितनी जगह उन्होंने प्लेन हाईजैक किए और उसके बाद ट्विन टावर पे उनको मार दिया, ये भी बता दीजिए थोड़ा। नाथूराम गोडसे के कितने अनुयायियों ने ये किया? आप मेरे मित्र, मैं आपसे सदाशयता को उम्मीद करता हूं। जिस तरह के संगीत रागी को बोलने का मौका मिला, मुझे भी 2 मिनट बोलने का मौका बिल्कुल मौका दूंगा, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैं संगीत रागी जी को और सारे जो लोग आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको बताना चाहता हूं, 1939 में एक किताब लिखी गई जिसका नाम था वी आवर नेशनहुड डिवाइन्ड, जिसमें यह कहा गया था कि जर्मनी ने हमको नस्ल को प्योर करने का रास्ता दिखाया है। अब वो किताब आतंकवाद की श्रेणी में आती नहीं आती मुझे नहीं मालूम, लेकिन संगीत रागी उसका जवाब दे सकते हैं। अभी इन्होंने कहा इस्लाम के नाम पे बात की, तो भाई इनको जवाब देना चाहिए था विवेकानंद जी ने क्यों ये कहा था कि हिंदू माइंड एंड मुस्लिम बॉडी, क्यों कहा था? अगर इस्लाम में इतनी दिक्कत है तो विवेकानंद जैसा आदमी क्यों बोल रहा है? और हाल में हाल मोहन भागवत कह रहे हैं कि बिना इस्लाम के हिंदुत्व की कल्पना नहीं हो सकती है। ये तो संगीत रागी गलत बात है भाई, गलत बात है, आप मुझे बोलने दीजिए ना। तो ये जो पहले वी द नेशनहुड डिफाइंड वाली किताब है, जो अगर उसको आतंकवाद नहीं मानते हैं आप, तो आप क्या मानते हैं? वो वेदांतिक माइंड, फिर आप हिंदू माइंड नहीं कहा था, वेदांतिक माइंड एंड इस्लामिक बॉडी। फिर आप इस्लामिक डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको मुझे मालूम है कि नाथूराम गोडसे के नाम पे आपको मिर्ची लगती है और आप उछलने लगते हैं। मुझे मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, मुझे मालूम है मैं कर्नल पुरोहित का नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे मालूम है मैं जर्नैल सिंह भिंडरावाले का नाम नहीं ले रहा हूं, मुझे मालूम है मैं प्रभाकरन का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं इसलिए क्योंकि नाथूराम गोडसे के नाम पे आप जंप करने लगते हैं, क्योंकि नाथूराम गोडसे को आप जो है ओसामा बिन लादेन का नाम भी नहीं ले रहे ना। मैं ये कह रहा हूं ओसामा बिन लादेन का भी नाम नहीं ले रहे। नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए क्योंकि अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई अगर वो सत्ता में होंगे तो उनसे बात करनी पड़ेगी। तो 1996 से लेकर 2001 तक क्या भारत सरकार ने तालिबान से दोस्ती कर ली क्या? तो ये जो अवसरवादिता है आदमी इस्लाम के नाम पे कि तालिबान ने आपको डंडा दिखा दिया तो आप तालिबान के पैरों में झुक जाते हो, सिक्योरिटी काउंसिल में आप तालिबान के खिलाफ बोलते नहीं हो। चीन और रूस ने कम से कम ये हिम्मत दिखाई कि हम नहीं तालिबान की बातों को मानते हैं, लेकिन आप हमारी सरकार उनके चरणों में क्यों झुकी हुई, इसका जवाब देना चाहिए। अगर इस्लाम में इतनी दिक्कत है कि तालिबान आतंकवादी है, तो संगीत रागी जी पहले ये कहिए हमारे इस प्रोग्राम पे कि नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी था, गांधी का हत्यारा था, कहिए आप इसको पहले, अगर है हिम्मत तो कहिए। बोलिए संगीत रागी जी, 30 सेकंड का जवाब, मुझे बाकी पैनलिस्ट के बाद भी जाना है। ये जवाब दे दूं कि विवेकानंद जी ने वेदांतिक माइंड और इस्लामिक बॉडी इसलिए कहा था कि ज्ञान के स्तर पर हमें अपने वेदांतिक माइंड से ही काम करना है और हिंदुओं का संगठन होना चाहिए। जिस प्रकार से इस्लाम संगठित है उसी प्रकार से हिंदू संगठित होना चाहिए। ऑर्गेनिक बॉडी का मतलब है जिसने उसके अवयव हैं वो एक साथ होने चाहिए। आपने इसको सेकुलरिज्म, दुर्भाग्य है कि आप सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म की बाइनरी से बाहर निकले ही नहीं है और नतीजा है कि 70 साल में आपने आजादी के पहले के विमर्श को दोबारा से मुसलमानों के बीच में खड़ा कर दिया है। यही इस देश के सेकुलरिज्म का दुर्भाग्य है और यही इस देश के सेकुलरिज्म का पाप अभी भी यह देश ढो रहा है।
ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। आपको मोहम्मद जिन्ना तो दिखाई पड़ते हैं। नाथूराम गोडसे हत्यारा था, आतंकवादी नहीं था। ये आतंकवादी बोलने में आपको शर्म क्यों आती है? ठीक है, ठीक है, उन्होंने अपना जवाब दे दिया। सीधे मैं आमिर हसन मिंटोई के पास चलता हूँ। मिंटोई जी, क्या आप नहीं मानते इस्लामिक टेररिज्म दुनिया की रियलिटी है? आतंकवादी नहीं था। आपको गांधी के हत्यारे को आतंकवादी कहने में शर्म क्यों आ रही? कहिए ना, हिम्मत है तो कहिए। 1939 में लिखी गई किताब आतंकवाद की किताब नहीं है। शुक्रिया दीपक जी टाइम देने के लिए। प्लीज इनको आप खामोश करें तो मैं अपना साइड रखूं। आपकी चिढ़ है, आपको दिक्कत हो रही है, आप दीपक जी परेशान मुझे हो रहे हैं। देखिए, मैं बहुत आराम से बैठा हूँ, आधा घंटा हो चुका है आपके डिबेट को शुरू हुए। संगीत रागी जी रुक जाइए, आगे बहुत सवाल जवाब होगा, आगे बहुत सवाल जवाब होगा, तब आशुतोष को आप जवाब दे दीजिएगा। मिंटो जी बताइए, फिर मुझे डॉक्टर अंशु गुप्ता के पास भी जाना है। सिंह साहब भी जुड़ गए अभी। जी दीपक, अंशु जोशी माफ कीजिए। दीपक जी सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट दे दीजिएगा, प्लीज डिस्टर्ब मत करिएगा और आपके गेस्ट भी मुझे डिस्टर्ब ना करें। आपने जो सवाल पूछा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं उसकी बिल्कुल कदर करता हूं और वक्त की डिमांड के हिसाब से है। भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है आज की डेट में, इससे बड़ा कोई सवाल भारत देश के सामने है ही नहीं। तो मैं इसका जवाब 60 सेकंड के अंदर मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, बहुत सारे चीज़ें हैं। गांधी जी को मारने वाला टेररिस्ट नहीं था, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को मारने वाले टेररिस्ट नहीं थे, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को मारने वालों का वेलकम करने वाले टेररिस्ट नहीं थे, बीजेपी आईटी सेल के लोग जो भोपाल में आईएसआई के लिए मुखबिरियां करते हुए पकड़े गए वो टेररिस्ट नहीं थे, ठीक है ना। कोई भी टेररिस्ट नहीं था। 3000 साल जिन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को गुलाम बना के रखा, झाड़ू और मटका उनके बॉडी पे बांध के रखा, उन्हें जहली गुलाम बना के रखा। और जो मानसिकता पिछले 75 सालों से आज भी इंडिया में कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होने दे रही है, वो मानसिकता अभी आतंकवादी नहीं है। कोई मानसिकता आतंकवादी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान आतंकवादी हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक टेररिज्म दुनिया में है। मैं बिल्कुल आपकी बात मान लेता हूं और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि हर सिलेबस में हिंदुस्तान की हर किताब के अंदर इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर 90 सेकंड से ज्यादा बोल चुके हैं आप। सुनिए, 90 सेकंड से मैंने आपको अनइंटरप्टेड टाइम दिया, आप 2 मिनट पूरे कर चुके हैं, आप 2 मिनट पूरे कर चुके हैं, आप फिर बोलिएगा, आप फिर बोलिएगा। Let me conclude. Please let me conclude. Please let me conclude. मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। मैं कह रहा हूं आप हिंदुस्तान की हर किताब के अंदर इस्लामिक टेररिज्म का चैप्टर डालिए, सब कुछ करिए, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है, आप यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाइए। आप बताइए पिछले 7 साल में आपने कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए? पॉलिटिकल बात मत बताइए, एजुकेशन जेएनयू के कोर्स की बात करते हैं, उसी पर विवाद चल रहा है। मिंटोई भाई आगे पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर लीजिएगा ना। लेकिन आपकी बात को सुनकर मुझे लग रहा है, आपकी बात को मुझे सुनकर लग रहा है आप इतने अच्छे आतंकवादियों के नाम बता रहे हैं। आपकी बात को सुनकर लग रहा है, इनकी बात को सुनकर लग रहा है डॉक्टर अंशु जोशी जी, ओसामा बिन लादेन इंडिया गेट पे आइसक्रीम बेचता था। मुझे आमिर हसन मिंटोई की बात को सुनकर यही लग रहा है कि ओसामा बिन लादेन जैसा शांति का दूत इंडिया गेट पे आइसक्रीम बेचता था। मिंटोई जी थैंक यू, आपने हमें समझाया कि ओसामा बिन लादेन तो आइसक्रीम बेच रहा था इंडिया गेट पे। अंशु जी बोलिए, मिंटोई जी की बातों पर क्या कहेंगी? हमारे तमाम ज्ञानवान लोग जब इस प्रकार से आतंकवाद और अन्य अपराधों के बीच फर्क नहीं कर पाते, तो इसी फर्क को समझाने के लिए कि किस प्रकार से आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है और इस आतंकवाद में इस्लामिक जिहादी आतंकवाद का कितना बड़ा हाथ है, हम लोगों ने ये कोर्स कहीं ना कहीं जेएनयू में इंट्रोड्यूस करने का सोचा। और जब हम आतंकवाद पढ़ाते हैं, कंसेप्चुअली उसके प्रकार पढ़ाते हैं, तो पूरे विश्व में जिहादी इस्लामिक आतंकवाद पढ़ाया जाता है। दीपक जी, हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि कृपा करके एथनिक इश्यूज को या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को आतंकवाद से उसकी तुलना मत कीजिए। म्यांमार और श्रीलंका में जो हुआ वो एथनिक इश्यूज की वजह से हुआ और वहां के बुद्धिस्ट बाहर तलवार लेकर नहीं निकले कि हम पूरे विश्व को बुद्धिस्ट विश्व बना देंगे। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से चाहे अलकायदा हो, तालिबान हो, आईएसआईएस हो, बोको हरम हो या अन्य आतंकवादी इस्लामी आतंकवादी संगठन हो, इन सभी का एकमात्र उद्देश्य एक धर्म विशेष का शरिया या इस्लामिक स्टेट पूरे विश्व में स्थापित करना रहा है। और शायद यही कारण है कि इन तमाम आतंकवादी संगठनों को इस्लामिक आतंकवादी संगठन कहा जाता है। तालिबान ने भी इसी उद्देश्य से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और अब वो यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ से बाहर निकलेगा, आप सभी देखिए। और पिछले
50 वर्षों में हमने 5 से 56 इस विश्व में इस्लामिक स्टेट बनते हुए देखे हैं, तलवार की नोक पर बनते हुए देखे हैं। और कई शोध इस दिशा में हुए हैं कि जैसे जैसे यह समुदाय विशेष अपनी पॉपुलेशन किसी देश विशेष में बढ़ाता जाता है, तो कैसे 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 उनकी मांगे बढ़ते 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 वहां शरिया स्टेट लागू करने पर आकर रुकती है। और ये आतंकवाद का खूनी खेल हम कई दशकों से देख रहे हैं। हमने बॉम्बे अटैक देखा, हमने 9/11 अटैक देखा, हमने सिडनी अटैक देखा, हमने फ्रांस पर अटैक देखा, हमने पेशावर में 2014 में छोटे छोटे मासूम बच्चों का खून होते हुए देखा। और ये सारा कहीं ना कहीं इस्लामी आतंकवाद का रचा खूनी खेल है। तो इस्लामी आतंकवाद को इस्लामी आतंकवाद कहने में समस्या क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है, ठीक है, यहीं से बात को आगे ले चलते हैं। मैं फिर से एक बार मोहम्मद आमिर मिंटोई के पास चलता हूं। मिंटोई जी, छोटा जवाब दीजिएगा, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं। आपने इतने बड़े बड़े आतंकवादियों के नाम बता दिए, आपने आमिर हसैन मिंटोई जी सवाल भी सुन लीजिए, शिष्टता रखिए सवाल सुनने की। आपने भारत के इतने बड़े बड़े आतंकवादी बता दिए, आपने भारत सरकार की इतनी आलोचना कर ली। नहीं है ना, आप सुनिए ना, सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करना है। तो आप क्या करने आए हैं? आपके लिए देश आप आइसक्रीम बेचने तो आए नहीं है, आपका भी एक, आपके दिमाग में भी एक प्रोपेगेंडा है। आप घरों में जो आप के अलावा बाहर जो रखेल पालते थे, ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को पाल रखा है। आप लोग देखिए बॉस, पाल रखी है ये दीपक चौरसिया और दूसरे जैसे लोग। अब मेरे दर्शक डिसाइड करेंगे कि मिंटोई जी को बहस में रहना चाहिए कि नहीं। करण गाजियाबाद से जुड़ गए मेरे एक दर्शक। करण, बताइए, मिंटोई जी को बहस में रहना चाहिए? इस तरीके से मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देश में किसी के लिए भी या किसी भी चीज के लिए इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है मिंटोई जी, देखिए मेरे दर्शक कह रहे हैं कि आपको बहस में नहीं होना चाहिए। आप अपने शब्दों के लिए अगर आप खेद जताएंगे तो आप बहस में रहेंगे, अगर आपको खेद नहीं जताना है तो आप मत रहिए। देखिए मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, हम सब अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। आशुतोष कुछ कहना चाहते हैं? मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मैंने पहले भी इतिहास के लिए आपको चैलेंज किया है। आपके दम हो तो आप आ जाइए। देश की स्त्रियों से मुखातिब आप औरतों के बारे में इस प्रकार की अशिष्ट भाषा का उपयोग कर कैसे सकते हैं? मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं दीपक जिसको भी कह रहे हैं, जिसको भी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, ये आपकी सोच दिखाता है, ये आपकी सोच दिखाता है मिंटोई जी। आशुतोष कुछ कहना चाहते हैं? आशुतोष, उसके बाद आगे की बहस होगी। आमिर मिंटोई नहीं है देश। आमिर मिंटोई ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसकी इस पैनल को भरतक निंदा करनी चाहिए और उनसे किसी तरीके के वार्तालाप करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनको इतनी तमीज नहीं है कि महिलाओं के बारे में किस शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो गलत है। आपकी दीपक के बारे में कुछ भी राय हो सकती है, मेरे बारे में कुछ भी राय हो सकती है, लेकिन आपको यह किससे हक दे दिया कि आप इस तरीके से महिलाओं के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी करें? नहीं, ठीक है, नहीं मिंटोई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन विचारों के लिए। मेरे पैनल को इन विचारों की कोई जरूरत नहीं है जो महिलाओं के बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो। RSN सिंह साहब, यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल दिए गए, ये भी कहा गया कि जो इथेनिक कॉन्फ्लिक्ट हुई, ये भी कहा गया उसको भी टेररिज्म से लिंक हो जाए। यहाँ पर नाथूराम गोडसे का एग्जाम्पल दिया गया, ये कहा गया वो पहला आतंकवादी था। क्या इस्लामिक टेररिज्म से 1948 में जो कुछ हुआ उसकी तुलना की जा सकती है? मैं आपसे स्पष्ट जानना चाहता हूँ। हटा दीजिए मिंटोई जी को प्लीज, उनकी शालीनता हमारे लिए। हाँ जी। नहीं, देखिए यहाँ पे जो बुनियादी जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे देश में नेशन बिल्डिंग को लेके, वो है कि हम एक सनातन एक सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, सनातनी संस्कृति है। सनातनी का मतलब होता है इटर्नल, और हमारी सोच में 1400 साल का वक्फा, 200 साल का वक्फा, ये कोई बहुत बड़ा वक्फा नहीं होता है। हमारे संदर्भ में वो 1400 साल भी नहीं, उससे भी बहुत कम का है वक्फा। और मैं हमेशा ये सवाल हम लोगों से पूछता रहता हूँ कि अगर मान लीजिए आज 10 लाख आदमी कहें कि मैं दीन इलाही को फॉलो करता हूं, तो क्या आप संविधान को बदल देंगे या अपने नेशन बिल्डिंग प्रोसेस को बदल देंगे? अगर अहमदिया कहते हो कि भाई हमारी मान्यता, हम तो उनको मान्यता देते ही हैं, तो लेकिन अगर वो कुछ ऐसी मांगे रखे तो आप करेंगे? तो ये जो बुनियादी बहस है ये चलती रहेगी। हम लोगों का जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल
वो सिक्लिकल है, यानी कि गोल है, उनके टाइम का कॉन्सेप्ट लीनियर है, तो ये बहस जारी रहेगी। लेकिन मैं इन मुद्दों पे नहीं, जहाँ तक इतिहास की बात करती है, और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आज आप पूरे हिंदुस्तान के आपको ज़रिए बुला रहा हूँ, ये बार बार जो ये लोग ये गेम खेलते हैं दलित का, ये कई मुसलमान जो वक्ता जो आते हैं यहाँ पर, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ। तो अभी कश्मीर में सबसे ताज़ा उदाहरण कि आर्टिकल 370 गया, 200 परिवार जिनकी संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा हो गई, बढ़ के 57-58 से, उनको लाया गया था कश्मीर घाटी में सफाई के लिए, क्योंकि शेख साहब वो अपनी सफाई खुद नहीं करते, वो उनको नागरिकता नहीं दी गई साहब आर्टिकल 370 का, अब उनको नागरिकता मिली है। आज भी कराची में आपको मालूम है ये सफाई कर्मचारी कौन है? मुसलमान वहाँ सफाई कर्मचारी नहीं है। आपको मालूम है लाहौर में कौन है? वो लोग हैं, सारे के सारे क्रिश्चियन बन गए हैं, और हर दूसरे दिन आप ब्लास्फेमी में देखेंगे यही होता है। और सबसे अहम बात आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ गुसल खाने का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इतिहास बता रहा हूँ। जब तुर्की लोग आए, हमारे यहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड ओपन मैदान में गुसल खाने होते थे, गड्ढा खोदा जाता था, भरा जाता था, और क्योंकि हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री था। तो जब ये लोग आए, तुर्की के लोग आए, जब तुर्की का यहाँ पे संस्कृति आया तो गुसल खाने आए। मैं दाद देता हूँ उन लोगों को, उन्होंने कहा कि तुम्हारा शौच मैं अपने सर पे उठा लूँगा, लेकिन मैं अपना मजहब नहीं बदलूँगा। और बता दूँ, आप मेरे गांव पे आइए, दलित अगर आप उसको दलित बोलना चाहते हैं, ये भी एक वर्ड पता नहीं किसने कॉइन किया है, हमारे यहाँ कभी सूअर नहीं पालते थे। हिंदू तो खाता ही नहीं था सूअर, मुसलमान तो खाता ही नहीं था सूअर, तो क्यों पालने लगे ये सूअर? इसका भी थोड़ी इतिहास में जाइए। जब इनकी औरतों को छेड़छाड़ किया जाने लगा, उनको उठा लिया जाता था पहली रात को, तब लोगों ने, जो महिलाएं जब वो घुसती हैं शादी के बाद, तो वो थाली में वो अलता ऐसा एक लाल रंग रखा होता है, इन लोगों ने इनसे बचने के लिए सूअर का खून पे वो लात रखते थे। तब उनको जब ये हुआ तो वो इस तरह से अपने महिलाओं का बचाव कर सके। और आप हमारे गांव में आज आ जाइए, अभी हमारे यहाँ महिलाएं हिंदू सुप्रीमेसिस्ट बातों से इंडिया नहीं चलने वाला है। वो सूअर के हड्डी का होता है, वो परंपरा फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ आइडियाज। वो परंपरा आप इतने ही थे तो आपको न्योता और दावत देना चाहिए था हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए, आपने दिया नहीं कभी। हिंदू धर्म हमेशा रिस्ट्रिक्टिव रहा, दलितों को अपनी बराबरी का आपने नहीं माना, मंदिरों में आने नहीं दिया, पुजारी बनने का अधिकार एक ही जाति को आपको इतना दर्द है ना, आपको इतना दर्द है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, दलितों के लिए मुझे दर्द है कि आप देश तोड़ने जा रहे हैं, मुझे दर्द है कि यहाँ पे आप लोग दंगा फसाद फैलाते हैं, मुझे दर्द है कि यहाँ पे इस्लामोफोबिया फैलता है, मुझे दर्द है कि मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करते हो, और यहाँ बैठ करके ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और हिंदू सुप्रीमेसी के लिए, अगर राष्ट्र हर जाति बराबर है यहाँ पे, दंगा फसाद, हाँ, अगर राष्ट्र नहीं कराओगे अपने घर में, अगर पूजा कराने वाला दलित होगा, अगर हो सकता, ये है आपका कल्चर, ये है आपका कल्चर, भी जायज है। तुम्हारे घर में पूजा कराने के लिए जाति विशेष का व्यक्ति आएगा, और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे तुम्हारी दलित को पुजारी बनने का अधिकार नहीं देते हो, तुम अपना दलितों को मंदिर में नहीं आने देते थे, तुम अपनी गंदगी, किसी को न्योता देते नहीं हो कि हिंदुइज्म में कन्वर्ट होकर के आए। ये है आपका कल्चर। कौन बोला? आपका कल्चर ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी पे आधारित है, और आपका कल्चर और धर्म सिर्फ सुप्रीमेसी की बात करता है, मंदिर में ना किसी को इनवाइट करता है, ना किसी को छोड़ता है। पुजारी है वो दलित है। अरे भैया, अपने आप दिल्ली शहर घूम जाइए, हर मंदिर में एक ब्राह्मण पुजारी मिलेगा, एक जाति विशेष का। गनीमत, दलितों को आप अपनी बराबरी का नहीं मानते हैं, अन्य धर्मों को आप अपने में जोड़ना नहीं चाहते। पता लगाओ कि फिर आप कहते हैं साहब इस्लाम फैल गया 50 मुल्कों में। पता लगाओ पता लगाओ। आपने यहाँ ब्राह्मणों की दुकान, ठीक है, मैं दोनों को रोकता हूँ, दोनों को रोकता हूँ, विषय से भटक रहे हैं। मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता, किसी भी चीज के लिए कभी हिंसा नहीं होनी चाहिए। शिवांगी शेखावत मेरी एक दर्शक दिल्ली से, शिवांगी बताइए क्या सोचती है, क्या जेएनयू में पढ़ाया जाना चाहिए इस्लामिक टेररिज्म? जैसे जिहाद एक वैश्विक चुनौती है, ऐसे समय पर जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, तब इससे ज्यादा समसामयिक विषय और कोई नहीं हो सकता था।
जिहाद को लेकर सभी देशों को आपसी सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। खासतौर पर दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिक्स पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है। जो लोग इस पर विवाद कर रहे हैं उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि इस विषय का हिस्सा साइबर और आर्थिक आतंकवाद को भी बनाया गया है। ठीक है, वाकई साइबर और आर्थिक आतंकवाद। आशु, सबसे जो बड़ी जो दिक्कत मुझे लगती है वो जो विचारधारा के आधार पर आतंकवाद फैल रहा है कि मैं आपसे मिला नहीं, आपके पास गया नहीं, लेकिन मैंने इंटरनेट पे आपकी कई सारी क्लिप देखी, मैंने आपके कई भाषण सुने, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे और उसके बाद मैं भी झोला उठा के आपके साथ लड़ने सीरिया चला गया। इसका बहुत बड़ा चलन बढ़ा है और इसको रोकने के लिए क्या इस तरह के कोर्सेज की जरूरत नहीं है? क्योंकि स्पेसिफिकली पढ़ाया जा रहा है कि ये कैसे स्प्रेड कर रहा है, एक दूसरे से मिलने के बाद नहीं, इनफैक्ट बिना मिले साइबर रूप में। बहुत बड़ी चुनौती है। दीपक, मुझे नहीं लगता कि आपके आशुतोष से सवाल है। अंशु जी, उसके बाद में तुरंत आपके पास आऊंगा। आशुतोष के बाद में तुरंत आपके पास आऊंगा। दीपक, मुझे नहीं मालूम आपके चैनल पे कौन सा जन है जिन्होंने अभी उन्होंने कहा कि दंगा जस्टिफाइड है। जो ये दंगा को जस्टिफाई करने वाले लोग हैं, ये दरअसल असल में ये सब दंगा ही है। मतलब आप एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के वो दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर राष्ट्र निर्माण में अगर दंगा भी होता है तो दंगा भी जस्टिफाइड है। असल में आतंकवादी ये लोग हैं और ये बड़ी शर्म की बात है कि आपके चैनल पर इस तरीके के लोग बैठे हुए हैं। इसकी निंदा होनी चाहिए। जैसे आमिर मिंटो ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, उनकी निंदा उनको आप हटा दिया, उनको बैठाना चाहिए। गद्दे का ठिठोर करोगे, आप कह रहे हो कि दंगा करवाओगे, तो किसको डरा रहे हो? मैं इनसे बात नहीं करना चाहता हूं, मैं जानना भी नहीं चाहता ये कौन सा बात करो। हाँ, ये मैं जानना भी नहीं चाहता इनसे कौन है ये। जवान सवाल का बात करो। बकवास करते हैं ये लोग बैठ के, भले हम दंगा के इनको गिरफ्तार किया जाना, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। दंगे को जस्टिफाई बैठ के जो कि दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं। दीपक, मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा मत बोलिए, वो फौज के अफसर रहे हुए हैं। कर्नल RSS जी है, वो फौज के अफसर रहे हुए हैं। चेहरा जरा दीजिए। ये यहाँ खुलेआम बैठ के कह रहे दंगा जस्टिफाइड है। वो रॉ के अफसर रहे हुए हैं, वो रॉ के अफसर रहे हुए हैं भाई। अरे ये ऐसे रॉ के अफसरों गंदे पूछिए इन्होंने क्यों कहा दंगा जस्टिफाइड है। जरा पूछिए इनसे, जरा पूछिए दंगे को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं, हिंसा वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं आपके चैनल बैठकर। ये वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं। ही शुड बी अरेस्टेड। He should be arrested। सुनो ये दंगे को जस्टिफाई कर, अगर मैं इस तरीके के लोग चैनल पे आके बकवास करेंगे, तुम्हारा बाप भी नहीं अरेस्ट कर सकता है मुझे। देखो दीपक, अच्छा मैं एक मिनट में रोकता हूँ, एक मिनट रोकता हूँ प्लीज। हम सब सभ्य हैं। तुमने दलितों को इस तरीके से भड़काने की कोशिश की, संप्रतो दंगा जस्टिफाइड है। ये दंगा ही है, ये दंगा ही। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। तुमने की तो दंगा जस्टिफाइड है। चैनल के ऊपर जो कह रहा कि दंगा जस्टिफाइड है, कह रहा दंगा जस्टिफाइड है। अगर तुमने नहीं, मैं साफ कह दूं कि चैनल किसी भी तरह की हिंसा की किसी भी कारण से कोई समर्थन नहीं करता। मैं सीधे प्रोफेसर रागी के पास चलता हूँ। यहाँ के एक अमुक समूह को अगर भड़काने की कोशिश की, इसका हाथ चलो जाएगा। अच्छा, मैं दोनों को रोक रहा हूँ और सीधे डॉक्टर अंशु जोशी के पास चलता हूँ। डॉक्टर अंशु जोशी जी, मुझे बताइए, जो टेररिज्म इंटरनेट के थ्रू फैल रहा है, जो टेररिज्म साइबर स्पेस पर फैल रहा है, उस पर ये कोर्स क्या कहता है? मुझे 1 मिनट का अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरह का विश्व ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर हमारे सामने आज है, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, आतंकवाद उसमें से एक है। निश्चित तौर पर जब आप आज देखते हैं चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर तरह तरह की स्ट्रेटजीज जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए बहुत आगे तक बढ़ चुका है। पाकिस्तान जैसे नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ मिला चुका है और आज तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। और इन तमाम चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक स्तर पर भारत कहीं ना कहीं अपना बहुत सकारात्मक योगदान दे रहा है। तो जब हम एक सशक्त, जब हम एक सुदृढ़, जब हम एक आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए पॉलिसी के लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, जनरल अवेयरनेस के लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए JNU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जब हम इंजीनियरिंग के बच्चों को इस प्रकार का कोर्स पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य ये है कि वे काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के जरिए किस प्रकार से अपना सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है। तो कृपया इस सकारात्मक उद्देश्य को देखिए, विषय से मत भटकिए और कहीं ना कहीं जो इस्लामिक आतंकवाद है
वो पूरे विश्व में आतंकवाद के एक प्रकार के रूप में पढ़ाया जाता है। ये हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। आपकी तो एक फेल्ड फॉरेन नीति है मैडम। काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव पर आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है, आपकी किसी से नहीं बनती है। इसमें बहुत अफगानिस्तान में भी आप फेल हो गए हैं। कृपया उनको भी देखिए, कृपया उनको भी समझिए, और जो एक सकारात्मक उद्देश्य इस कोर्स के पीछे छुपा हुआ है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ इस्लामोफोबिया फैलाना चाहते हैं और यहाँ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखा करके सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं। यही आपका उद्देश्य है, इसीलिए आप इस प्रकार का पाठ्यक्रम ला रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस्लामिक आतंकवाद की जिहादी आप इक्वालिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप जो एक हार्मोनी जिसमें सभी धर्म एग्जिस्ट कर रहे थे, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है। आप हिंदू सुप्रीमेसी लाना चाहते हैं यहाँ पे एक हिंदू की आपकी। ठीक है, मेरे एक दर्शक रविंद्र यादव लखनऊ से जुड़ गए, मैं दोनों को रोकता हूँ। रविंद्र यादव मेरे एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गए हैं। रविंद्र जी क्या कहेंगे, क्या जेएनयू में कोर्स पढ़ाया जाना चाहिए और क्या इस्लामिक टेररिज्म का शब्द इस्तेमाल होना चाहिए? दीपक जी देखिए, जहां तक मेरा विचार है, किसी भी पाठ्यक्रम में या किसी भी शिक्षा संस्थान में आतंकवाद के खिलाफ शिक्षा देना एक अच्छा कदम है, एक अच्छी पहल है। किंतु उस शिक्षा के पाठ्यक्रम को किसी एक पर्टिकुलर धर्म से जोड़ देना, जैसे इस्लामिक आतंकवाद शब्द का जो प्रयोग है, उसके फेवर में मैं नहीं हूं। देखिए दीपक जी, बच्चे जब इस कोर्स को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों में इस्लाम के प्रति एक नकारात्मक सोच का विकास होगा, जिससे हमारे देश का जो मूलभूत ढांचा है, जो सामाजिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब का हमारा देश है, इस देश में दीपक जी ऐसा मैसेज आएगा, लोगों में विघटन होगा, सामाजिक संरचना जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो मेरा मत ये है कि इस तरीके से मेरा जो मानना है कि इस तरीके के शिक्षण संस्थान सीधे गुरु प्रकाश जी के पास चलता हूँ। गुरु प्रकाश जी, क्या इससे सामाजिक संरचना डिस्टर्ब होगी जैसा रविंद्र यादव जी सोच रहे हैं? जी बिना हस्तक्षेप के कुछ समय चाहता हूं आपसे। मैं शांतिपूर्वक सभी सम्मानित पैनलिस्टों की बात बिल्कुल था। मैं एक कथन पढ़ने वाला हूं और मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग उसको ध्यानपूर्वक सुने। इस्लामी भ्रातृत्व विश्वव्यापी भ्रातृत्व नहीं है। इस्लामिक ब्रदरहुड एक वर्ल्ड वाइड ब्रदरहुड नहीं है। वह मुसलमानों को लेकर ही है। उनमें एक बंधुत्व नहीं है, लेकिन उसका उपयोग उनकी एकता तक ही सीमित है। जो उसके बाहर है उनके लिए उनमें घृणा व शत्रुत्व के अलावा कुछ नहीं है। इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को कभी भी भारत को अपनी मातृभूमि तथा हिंदू को अपने सगे के रूप में मान्यता नहीं दे सकता है। ये बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कहा है। तो बार बार जानबूझ करके एक फॉल्स नैरेटिव बनाना, एक भ्रम और भ्रांति फैलाना, 9 बजे टेलीविजन पे बैठ करके ये झूठ का पुलिंदा बनाना, ये उचित नहीं है। आप देश के एक बहुत बड़े वंचित वर्ग को आप प्रदूषित कर रहे हैं। इस प्रकार का फॉल्स नैरेटिव, इस प्रकार का पॉइजन दे करके आप समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए, जब बाबा साहेब अम्बेडकर आप फिर बीच में बोल रहे हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की जगह हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन? विवेक जी को कंक्लूड करने दीजिए ना। देखिए, एक शब्द नहीं बोले वो किसी के बीच में। विवेक जी, आप हर किसी के बीच में बोले, वो किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोले। प्लीज उनको कंक्लूड कर लेने दीजिए। छोटा सा आपके सवाल का जवाब भी दे देंगे। आपके सवाल का जवाब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है या नहीं? क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या आप इस कॉन्स्टिट्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है? क्या आप मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन मानते हैं? या क्या आपको लगता है कि कोई भी मुसलमान भारत को अपना मानता ही नहीं है? या क्या आप मानते हैं कि मुसलमानों ने देश के लिए कुछ नहीं किया? आप बताइए मुझे जरा। मुस्लिम आइडेंटिटी को इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ के देखते क्यों है, मेरा तो ये प्रश्न है। ये आपका जो नैरेटिव है, ये आपका जो नैरेटिव है सर गुरु प्रकाश जी, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप बहुत ही गंभीर प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी इज्जत भी करता हूँ। लेकिन अभी जो आप नैरेटिव बना रहे हैं, इससे तो यही आप कहना चाहते हैं कि सब मुसलमान एक सेकंड ग्रेड आदमी है। ये वो सिटीजन उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का एक हिंदू आदमी सिटीजन है। तो ये तो गलत बात है। ठीक है गुरु प्रकाश जी, मैं आऊंगा आपके पास, आपसे ही शुरुआत करूंगा और विवेक जी से थोड़ा निवेदन करूंगा कि विवेक जी वाणी को थोड़ा सा विराम दे। गुरु प्रकाश जी आपकी बात का जवाब देंगे ब्रेक के बाद। तो जेएनयू में एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, उसको लेकर विवाद है क्योंकि इसमें आतंकवाद को पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ इस्लामिक आतंकवाद का भी इसमें प्रमुखता के साथ जिक्र किया गया है। इसमें कट्टरपंथी धार्मिक आतंकवाद को पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ कोर्स में यह भी लिखा है कि कुरान की विकृत व्याख्या के परिणाम स्वरूप जिहादी पंथ
आतंकवादी हिंसा का प्रचार हुआ है। जैसा आप अभी देखते हैं आईसिस, जिसे ISIS कहा जाता था, अब उसने अपना नाम इस्लामिक स्टेट रख लिया है। देश की अगर हम बात करें ISIS खुरासान की, हम बात करें एक तरह से तालिबान की, हम बात करें तालिबान से जुड़े हुए पुराने संगठन अलकायदा की, हम करें तहरीके तालिबान पाकिस्तान की, लश्कर-ए-तोयबा की, लश्कर-ए-जानवी की, जैश-ए-मोहम्मद की, ये इसी विचारधारा के नाम पर चलने वाले संगठन हैं जो मोटे तौर पर भारत के खिलाफ है। क्या ये उचित है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हैं, मेरे साथ डॉक्टर अंशु जोशी है, प्रोफेसर है JNU की, मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं, फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर है रॉ के, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, और मेरे साथ इसके अलावा मेरे दर्शक भी लगातार जुड़ते रहते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सिंह साहब से। सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं? सिंह साहब, क्या कहने का मतलब था आपका, बताइए, क्योंकि हिंसा का सपोर्ट तो कोई नहीं कर सकता ना। मैंने हिंसा की बात ही नहीं की। मैंने मुस्लिम दलित इतिहास के कुछ मैंने पृष्ठभूमि पे मैं गया तो उन्होंने कहा कि ये दंगा हो जाएगा। तो किस में दंगा हो जाएगा? दलित और मुस्लिम में? तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि अगर कुछ नहीं कहा, अगर इतिहास के ऊपर में विवेक जी बोल लेने दीजिए ना, तो वो राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत अच्छा है। आज मैंने कुछ तथ्य बताए हैं। नहीं, अब वो तो अच्छी बात है, कम से कम सुनिए RSN सिंह ने कभी जिंदगी में माफी नहीं मांगी है। मैं ना कोई गलत काम करता हूं ना माफी मांगता हूं, इसलिए चुप रहो। अच्छा जी, चुप रहो। मैं उन लोगों से माफी मांगू जो कि बाटला हाउस एनकाउंटर को फॉल्स बताते हैं, उन लोगों से माफी मांगू जो कि टुकड़े गैंग के साथ हैं, उन लोगों से माफी मांगू जो कि कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था। मानते हैं और आप उत्तेजना में आकर के गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। भारत के संविधान को आप रिस्पेक्ट नहीं देते, ये आपकी प्रॉब्लम है। यू डोंट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज योर प्रॉब्लम सर। और आप जो है ये इंटररिलीजियस जो ये आप इनको आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे सीनियर अफसर को चाहिए था कम्युनल हार्मोनी की बात करें, लेकिन आप कम्युनल हार्मोनी की बात नहीं करना चाहते। सुनो, पहले तो तुम माफी मांगो, क्योंकि ये आपके एजेंडे को सूट नहीं कर रहा है। पहले तो तुम माफी मांगो कि तो आप जैसे सीनियर अफसर को कम्युनल हार्मोनी की बात करनी चाहिए। आप क्या बात करते हैं? सड़ी माओवादी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हो। पहले तुम माफी मांगो। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, तो आप यही सब कभी दंगा मांगो, कभी उसकी माफी। अगर इतिहास का द्वंद्व होता है, द व्यूअर्स आर वाचिंग और आपकी उत्तेजना से आप स्वयं व्यूअर्स की नजर में गिर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तो आप दंगा बोलने लगे। आप सांप्रदायिकता को यहाँ टीवी में विवेक जी रुक जाइए। उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने अपनी बात साफ की, मूल मुद्दे से नहीं भटकते, वापस मूल मुद्दे पर आते हैं, सीधे चलते हैं गुरु प्रकाश जी के पास। गुरु प्रकाश जी, विवेक जी ने आपसे कुछ सवाल पूछे थे। बारे में चर्चा हो रही है, इतिहास के शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है, इतिहास के शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है, और मैं उस द्वंद्व की बात कर रहा हूं। इतिहास ये है कि आपने हिंदू धर्म को संकुचित रखा। इतिहास ये है कि ब्राह्मणों ने अन्य जातियों का मैं सीधे गुरु प्रकाश जी को चलता हूं। गुरु प्रकाश जी, आपके ऊपर आरोप यह है कि आप मुसलमानों में दहशत फैलाने का काम करते हैं, ये आरोप लगा के गए। विवेक श्रीवास्तव उनके बोलने का लब्बोलुआ भी था, और इसीलिए जानबूझकर इस तरह के कोर्स पढ़ा रहे हैं और डिजाइन करे जा रहे हैं। ये कोर्ट तो बाबा साहेब अम्बेडकर का है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान महिलाओं को विधानसभा में टिकट किसने दिया? मैं जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उसके फाउंडिंग मेंबर सिकंदर बख्त साहब थे। मैं स्मरण कराना चाहता हूं, आज मेरी पार्टी में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हमारी पार्टी में हैं, नजमा अब्दुल्ला हमारी पार्टी से हैं। मैं अगर नाम गिनाना शुरू करूंगा तो आपका शो समाप्त हो जाएगा। तो जानबूझ करके धर्म के नाम पे ये तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते हैं। जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमारे लिए दीपक जी नारा नहीं है, हमारे लिए प्रतिबद्धता है। जब उज्ज्वला का गैस कनेक्शन किसी को मिलता है, जब आधार के माध्यम से अभी टीकाकरण हो रहा है, तो धर्म देख के थोड़ी दिया जाता है, ये सबको दिया जाता है। तो जानबूझ करके ये वैमनस्य का वातावरण क्यों पैदा करना? आप बार बार एक जाति विशेष का नाम लेते हैं और वर्ग संघर्ष पैदा करना चाहते हैं। आप वर्ग संघर्ष से क्या अचीव करना चाहते हैं? शुद्ध रूप से साधारण सी बात यह है कि JNU एक इंस्टीट्यूशन है और इस इंस्टीट्यूशन की अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी स्वायत्तता है, और स्वायत्तता पे एक्ट करते हुए उन्होंने एक कोर्स को बनाया है। और उस कोर्स में अगर आपको कोई समस्या है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के दीजिए।
तो जानबूझ करके यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण ये करके आप समाज में वैमनस्य और भेदभाव पैदा करते हैं। आप मुगलों को, मुसलमानों को उनका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। किसने बोल दिया आपको ये सब? मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूँ। आशुतोष, आप खुद जेएनयू से हैं, गुरु प्रकाश जी का तो आप फैला रहे हैं ना सर, दंगाई हो। मैं दीपक को बोलूं? एक लॉजिकल सवाल आपसे कि जेएनयू तो ऑटोनोमस संस्था है ना, उसकी एक स्वायत्तता है, तो अगर हाउस एनकाउंटर कहने वाले को विरोध है तो किस बात का? जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को लिख कर दिया जाए। जिनसे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ उनसे मैं माफी मांगू इस जन्म में नहीं। दीपक पहली बात तो जो अपने मित्र लोग हैं, हाँ प्रकाश जी, अरे सुन लीजिए प्रकाश जी कह रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को कोट कर देता हूं, प्रकाश जी को अच्छा लगेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहे, पर हिंदुत्व, स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के अनुपयुक्त है हिंदू राष्ट्र को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, तो इस्लाम पे भी कहा, हिंदू राष्ट्र पे भी कहा है, आप अच्छी तरीके समझते। दूसरी बात दीपक, मैं हाथ जोड़ के आपके कार्यक्रम में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सिंह साहब को मैं अभी पहचान पाया हूं। सिंह साहब को जरा मतलब मेरी उनसे सहानुभूति है, थोड़ा सा कम बोले, नहीं तो उनकी तबीयत ना खराब हो जाए, उनका ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए, तो मुझे थोड़ी सी चिंता उनको लेकर है। वो थोड़ा सा शांत रहे तो बातचीत भी अच्छी होगी, मजा भी आएगा उसमें आपकी बातचीत में। तो मुझे सिंह साहब आपकी सेहत को जिस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मुझे उसके लेकर बहुत चिंता हो रही है। आई एम नॉट स्कीमिंग लाइक यू, मैं तुम्हारे षड्यंत्रकारी नहीं हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे तरह षड्यंत्रकारी नहीं हूँ। देखिए तुम्हारे तरह षड्यंत्रकारी नहीं हूँ मैं। मीडिया दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज पर्सनल ना हो, प्लीज दोनों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पर्सनल ना हो, मुद्दे पर रहें। एंगर इज द प्योरेस्ट इमोशन। आप अपनी तबीयत का ये लिखो, अपनी तबीयत के बारे में कांची राम से पूछ लेना, स्वर्गीय कांची राम से। तो इनको पानी दीजिए, इनको दवा दीजिए, तबीयत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मेरी सहानुभूति आपके साथ। माफी मंगाओ इनको, मैं तो नहीं मांगता माफी। नहीं देखिए, अपनी बात करिए प्लीज, निकलते हैं इस मुद्दे से बाहर। ये क्लैरिफिकेशन हो, फॉल्स कहने वाला, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहने वाला, ये देशद्रोही आज आपको ये कर रहा है, और सारे टेलीविजन चैनल्स पे आपको बुलाए किस लिए जाता है? आपको जानते हैं वो लोग कि आपकी आस्था किस चीज में है। आपको आपके विद्वता के लिए नहीं बुलाया जाता है। आप बहुत बड़े पत्रकार थे, इसलिए नहीं बुलाया जाता है। थोड़ा सा आपने अच्छा किताब है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। दवा की जरूरत है, इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा। मुझे बहुत सहानुभूति से सिंह साहब, आपसे बहुत सहानुभूति मेरी। अभी तो माफी बोल रहे थे, अभी तो माफी बोल रहे थे, अभी आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, थोड़ा सा इतिहास के दो पन्ने क्या बता। प्रोफेसर संगीत रागी, क्या आप आशुतोष की बात से एग्री करते हैं कि ये जो कोर्स जो है ये एक तरफा है? अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं आपके। अरे छोड़ो यार, नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ब्लड प्रेशर को हमको ऊंचा करने की जरूरत भी नहीं है। जो है इस्लामिक टेररिज्म पूरी दुनिया में विमर्श का विषय है। ये कैंपस के अंदर विमर्श का विषय है, कैंपस से बाहर का विमर्श का विषय है। मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है, और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने इसके लिए कुछ लिखा था, और वो मुद्दा मेरे पास आया था। मैंने बहुत ज़ोरदार एक चिट्ठी लिखी है इस पर दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को। यू हैव नो बिजनेस टू इंटरफेयर इनटू द वर्किंग ऑफ द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। हमें क्या पढ़ाना है, विश्वविद्यालय क्या पढ़ाएगा, क्या नहीं पढ़ाएगा, ये अरविंद केजरीवाल के हाथों की कठपुतली बना हुआ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हमको नहीं बताया गया। तो मुझे लगता है कि जेएनयू के वाइस चांसलर ने जो उत्तर दिया है वो बहुत स्पष्ट दिया है। और हम हुआ क्या है, ये कायदे से तो 1947 से ही बाद ही पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन हम शुतुरमुर्ग की तरह जब तक हिंदुओं के ऊपर सरवर पर तलवार नहीं लटक जाती, जब तक हम खतरे के निशान से ऊपर पानी नहीं पहुंच जाता, हम चेतते नहीं हैं। जब तालिबान सर पर आकर के हमारे, आपने देखा तालिबान आकर के कब्जा कर लेता है, और किससे खतरा है? एक नंगा नाच अफगानिस्तान में हो रहा है, लेकिन एक भी मुस्लिम समाज, 85% मुस्लिम समाज का एक भी संगठन बाहर आकर भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, गलत है। किसी ने नहीं कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है।
खुद हिंदुओं से खतरा है, चोर बाजारी से लगभग खतरा है, करप्शन से खतरा है। मैं सीधे डॉक्टर अंशु के पास चलता हूँ। अंशु जी, क्या विवेक श्रीवास्तव की बात से आप एग्री करती है? सिर्फ अंशु जी का आवाज और क्लोजिंग कमेंट प्रकाश जी से। अंशु जी, विवेक जी और ऐसे तमाम लोगों को एक सलाह देना चाहती हूँ जिन्हें लगता है कि इस देश में इस पैनल में बैठकर आज वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, लेकिन उन्हें इसमें कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है और इस्लामिक आतंकवाद उन्हें इस्लामिक आतंकवाद लगता ही नहीं है। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़े दिनों के लिए वो अफगानिस्तान जाएं। वहां पर महिलाओं की बहुत दुर्दशा हो रही है, वे शटलकॉक बुरकों में लिपट गई हैं, उनके खतने हो रहे हैं, उन्हें सेक्स स्लेव्स की तरह यूज किया जाएगा, पहले भी किया गया है। और साथ ही साथ उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा और इसको लेकर के कई सारी दुर्गति समस्याएं मुझे दिखाई दे रही हैं, हमने पहले भी देखी। तो वहां कैंडल मार्च निकालें, वहां पर जाकर कम्युनल हार्मनी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, क्योंकि वहां से अन्य सभी धर्मावलंबी अपनी जान बचा कर भाग गए, तो क्यों ना वहां पर जाकर के वे हार्मनी एस्टेब्लिश करें। उन्हें शायद तब समझ में आएगा कि जिहादी या इस्लामी तो आपने बना रखा है कि मुसलमानों के कारण देश पीछे चला गया, मुसलमानों के कारण अरे वो सही सलाह दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण जो हम 85% हिंदुओं के अंदर में। भाई साहब, कुछ दिन अफगानिस्तान में गुजार के आइए आप मेरी सलाह पर, आपको समझ में आ जाएगा। इस्लामी आतंकवाद जो है उसको मोहरा बना करके आप वोट पोलराइज करके चुनाव जीत सकते हैं। देश की स्थिति सुधारनी है। अरे विवेक भाई, मेरे खत्म करिए हिंदू समाज में, हिंदू भाई खुद हिंदू भाई। अंशु बहन, मैंने तो विवेक जी को ऑफर दिया था कि उइगर मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ होता है उसके खिलाफ रिश्वत बीजिंग जाके प्रदर्शन करिए, कैंडल जलाइए, टिकट भी देने को राजी था फर्स्ट क्लास का। नहीं गए वो, नहीं गए वो, सब हिंदू हैं और अपने हिंदू भाइयों से नहीं गए विवेक भाई। ये खतरा है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का खतरा मैं यही पे रुकता हूँ। अफसोस मेरे पास नोट पे बात को खत्म करना चाहता था। विवेक जी, एक दिन हम बीजिंग जरूर चलेंगे साथ में, मैं तो गया हूँ कई बार, एक बार आप मेरे साथ जरूर चलना और 2 कैंडल लेके हम जरूर निकलेंगे वहां पे शाम को। चलेंगे? हाँ तो बोल दीजिए सर। आशु कुछ कहना चाहते हैं? आशु, मैं बिल्कुल अभी हमारे मित्र संगीत रागी कह रहे थे कि हिंदू बेचारा बोलता नहीं है। मैं चलूंगा। अभी हमारे मित्र संगीत रागी कह रहे थे हिंदू बेचारा बोलता नहीं, नाक के ऊपर पानी निकल जाता तब वो बोलता है। तो उसका कारण यह कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, क्योंकि वो गाय को अपना राष्ट्रीय पशु मानना चाहता, वो को नहीं मानना चाहता। सावरकर ने सिक्स गोल्डन इपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री में साफ लिखा हुआ है। तो मैं संगीत रागी अलग चर्चा करेंगे, आज इस पर अलग चर्चा करेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आपने अच्छा विषय निकाला, इस पर चर्चा होने की जरूरत भी है। लेकिन आज का सवाल, आतंकवाद से निपटने के लिए जेएनयू में बने कोर्स का विरोध क्या सही है? यस कहना है 10% लोगों का, ना कहना है 90% लोगों का। फिलहाल इस देश की बहस में इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।